अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ आज बड़े दिनों के बाद जो है वो अशोक वाकड़ी साहब हमारे साथ हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ आए नमस्कार हैं, बहुत नमस्कार। बहुत ट्रैवलिंग में रहते हैं सर। आपके तो सही मजे लगे, आप कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सर। हम ये सबसे ये पहले आपसे जी ये एक्चुअली मैं आरजू जी आपका शो कभी मिस नहीं करता, आप भी जानती है। लेकिन कई जगह मैं ऐसी जगह फंसा था 2 बार कि जहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। नहीं तो मैं तो सही आपका शो रास्ते पे भी खड़े होके भी गाड़ी के बोनट पे वो रख के स्टैंड रख के कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। सर हम आपसे आज बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कश्मीर के हवाले से। और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कश्मीरी अलग रहना चाहें या पाकिस्तान के साथ रहना चाहें। वैसे भारत का नाम फिर भी नहीं लिया उन्होंने। तो वो मुझे बताइए कि उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं। देखिए आरजू जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ आपके शो भी बाकी भी जो पाकिस्तान के पोर्टल्स पे शो है। जब भी कोई वहां राजनीतिक की बात करता है तो उसके बात को मैं कम से कम इतना वजन नहीं मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी आर्मी रूल करती है। और प्रॉक्सी ये जो नेता होते हैं, हमने अक्सर देखा कि पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ भी कहे लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो आर्मी चाहती है। मुझे पिछले मंगलवार को बाजवा साहब ने जो एयरफोर्स के एक फंक्शन में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं उसको बहुत तवज्जो देता हूँ। और उसी के वजह से कहीं ना कहीं एक टेम्पो सेट हुआ है। भारत में भी हलचल हो रही है, भारत में भी इस बारे में बहुत सोचा जा रहा है कि बाजवा साहब ने कहा कि यदि आर्मी कहती है, यदि आपकी फौज कहती है कि नहीं, हमको कश्मीर इशू पीछे रख के बाकी चीजों पे तो कम से कम बात करनी चाहिए, और शांति और अमन। और बाजवा साहब ने कहा हमको सभी डायरेक्शन में चाहिए, मतलब अफगानिस्तान से लेके भारत तक दोनों सीमाओं पे उन्हें शांति चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए हाथ बढ़ाते हैं। कश्मीर हमेशा, जैसा कि होता है भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी वार्ता होती है तो कश्मीर बीच में आता है। हर चीज में जब कश्मीर बीच में आता है तो उसको उसकी वजह से सारी चीजें रुक जाती है। पहली बार मुझे लगा ये बहुत सकारात्मक कदम था, वेरी पॉजिटिव स्टेप टेकन बाय द आर्मी। और उसके बाद तो ये एक्सपेक्टेड था ही कि जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बिल्कुल बाकायदा उसकी लाइन टो करेगी। लेकिन मुझे तवज्जो मैं उसको दूंगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आपके मंत्री आए, भारत में कुछ कह गए और उसके बाद जाके उनको वहां पे डांट पड़ी और फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ये चीजें अब सभी समझ में आती है। लेकिन दोनों देशों के बीच में, क्योंकि आपके यहाँ भी चुनी हुई सरकार है, हमारे यहाँ भी चुनी हुई सरकार है, तो प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता कि हमारी सरकार आर्मी से बात करे। लेकिन आपके यहाँ यदि आर्मी ये लाइन लेती है तो उसके बाद मुझे लगता है कि वाकई शांति प्रक्रिया चली शुरू हो जाएगी। और मैं तो यहाँ तक आशावान हूँ, यदि पाकिस्तान दिल से शांति का माहौल बनाना चाहता है, दिल से हाथ बढ़ाता है शांति के लिए, भारत तो दोनों हाथों से शांति की अपील करता आ रहा है सालों से। यदि ये दोनों देश शांति की अपील करते हैं तो माशाल्लाह अगली ईद मैं आपके साथ पाकिस्तान में मनाऊंगा, और अगली होली मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ दिल्ली में मनाएं। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। और ज़रूर हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा ही हो कि आप यहाँ इस्लामाबाद में हों और हम जो हैं हम भी इंडिया आ सकें। लेकिन सर, आपको लगता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देने से ये सब मसला हल हो जाएगा? सिर्फ आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देने से ही जो है ये सब कुछ ठीक होने वाला है? ये जो टेंशन्स चल रही हैं, जो जो स्ट्रेस है दोनों कंट्रीज में, सर आपका क्या? नहीं जी नहीं 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 नहीं, मुझे ये लगता है आरजू जी कि स्टेटमेंट कौन देता है इस पे डिपेंड करता है। कई सोशल जो जो अपने एजेंसीज है, जो सिविल सोसाइटीज है, आपके यहाँ हमारे यहाँ लगातार प्रयास करते रहे हैं। पत्रकारों के संगठन है, दोनों तरफ से पत्रकारों का आना जाना था, कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और कोई भी सरकार हो, मेरे यहाँ मोदी जी की सरकार, उसके पहले अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, जितने भी सरकारें आप देखिए, कोई सरकार नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, क्योंकि युद्ध भारत कभी चाहता ही नहीं। भारत पे हमेशा युद्ध लदे हुए हैं, ये इतिहास गवाह है इस बात का। वो एंशिएंट पीरियड से हमारे यहाँ वही हो रहा है। बाहर से तक आक्रमण हुए हैं, कोई आक्रमण सक्सेस हुए, कोई आक्रमण हमने वापस कर दिए। लेकिन बाय एंड लार्ज देखा जाए तो ये शांत प्रिय एक माहौल में हम चाहते हैं। मेरे वजीर आजम, जिनको बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि बहुत हार्ड लाइनर हिंदू है और ये बहुत एग्रेसिव है और ये बिल्कुल पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे, ये बहुत सारे आरोप थे।
लेकिन उन्होंने जब 2014 में आए तो पहले शपथ विधि में उन्होंने सारे सार्क के लोगों को बुलाया था, आपके भी वजीर आजम को बुलाया था। उसके बाद अनशेड्यूल्ड विजिट पे वो चले गए, उसके लिए उन्होंने भारत में बहुत सारी लोगों से बातें सुनी, कड़वी बातें सुनी, कुछ जो कट्टर संगठन है उनसे भी उनको सुनने को मिला कि बिना शेड्यूल जाने की क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। उसके पहले अटल जी ने भी बस यात्रा से प्रयास किया, उसके बाद कारगिल हुआ। तो प्रयास तो हर तरह से होता है। हम बार बार कहते हैं क्योंकि दोनों देश, क्योंकि मेरे वजीर आजम जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब मोदी जी, और जब लाल किले से उन्होंने पहली जो तकरीर की उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि हमको लड़ना ही है तो हम आपस में क्यों लड़े, हम लड़े दोनों मिल के लड़े, लड़े तो गरीबी से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, लड़े तो हम भुखमरी से लड़े, लड़े तो हम जो बाहर एशिया के बाहर की ताकतें जो हमारे यहाँ इंटरफेयर करती है उनके साथ लड़े। जब ये पैगाम लेके वो 2014 में शुरू हो गए थे, उसके बाद 5 साल हो गए, फिर 5 साल के लिए फिर चुनाव जीत के आए। तो यहाँ लगातार कोई नहीं चाहता, क्योंकि दोनों देखो कोविड के बाद, आरजू जी ये बात मानिए, कोविड के बाद विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसकी आर्थिक हालत पतली नहीं है। सभी 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 देशों की स्थिति ये हो रही है कि अब किसी भी हालत में कोई भी देश कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहता, अपने जो खर्चे हैं वही निपटाए, वही बात है। 1 साल का कोविड का पीरियड रहा और 1 साल में सभी देश बर्बादी के कागार पे पहुंचे। भारत उसमें अलग नहीं है, पाकिस्तान उसमें अलग नहीं है। हमारे यहाँ तो चलो भारत पाकिस्तान दोनों की जगह भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, खान पान ऐसा था कि हम कोविड से निपट पाए, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन भी आई। अब हम 60 देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, पाकिस्तान को भी वैक्सीन गई है। सवाल ये है कि अभी यदि हमको इकोनॉमिकली उभरना होगा तो ये बॉर्डर के झगड़े पे खर्चे करना बंद करने होंगे। खर्चे आपके भी होते हैं। यदि पाकिस्तान और भारत शांत हो गया तो मुझे बताइए आपके लिए क्या जरूरत है नए आर्म्स और एम्युनिशन खरीदने की, ना पाकिस्तान भारत को भी क्या जरूरत है। एक तो हमारे पास तो चाइना की तरफ से तो हम पहले ही शांति का प्रस्ताव बार बार कह रहे कि हमको शांति चाहिए। हालांकि चाइना थोड़ा एग्रेसिव था, लेकिन हमने भी डटे हुए हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है। शांति सभी को चाहिए और अब इकोनॉमिकल ग्रोथ करना जरूरी है। एक बात सब दोनों मुल्क जान चुके हैं, जब तक आप आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकल पावर नहीं बनते, तब तक आप कोई सुपर पावर बनने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे चाहिए। चाहे चाइना हो, चाइना ने आज यदि अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया, उसके बाद ही बाकी चीजें करते आ रहे। हिरोशिमा नागासाकी होने के बाद जापान बर्बाद हो गया था, लेकिन जापान उठा, इकोनॉमिकल तरक्की की, उसके बाद बाकी तरक्कियां होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। दोनों देश इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, ये मैं बता सकता हूँ। सर, जब मोदी जी आए थे तो जैसे आपने बताया कि उन्होंने अच्छी ही बात की थी कि दोनों देशों को जो है वो एक दूसरे के अपने जो यानी प्रॉब्लम्स है उनके साथ लड़ना चाहिए। इमरान खान साहब भी जब आए थे तो उन्होंने बड़ी विशेष भेजी थी कि वो चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा इलेक्ट होकर आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ना कहीं हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लगता है कि कोई थर्ड पावर है जो ऐसा होने नहीं दे रही? नहीं, देखिए 2 चीजें आरजू जी, इसमें 2-3 चीजें देखना होगी। भारत में तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो कहती है वो होता है। भारत में आर्मी कभी डिक्टेट नहीं करती, ना पहले भी करती आ रही है, ना आज भी करती आ रही है। मैं आपको बता दूं पुराना इंसिडेंस, जब बांग्लादेश अलग हुआ तब का वॉर की सिचुएशन में हमारे यहाँ जो मानेकशॉ थे, फील्ड मार्शल, उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को यह बताया था कि अभी स्थिति नहीं है युद्ध की, लेकिन इंदिरा गांधी ने इंसिस्ट किया और आर्मी को जाना पड़ा। ये हमारी पावर, ये लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का पावर है। आज तक हमारे यहाँ कभी आर्मी में विद्रोह नहीं सुना गया होगा, आर्मी में कोई भी अनरेस्ट नहीं सुना गया। हमारे यहाँ आर्मी हमेशा वही लाइन टो करती है जो पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शांति चाहिए तो हमारे यहाँ फिर आर्मी भी वैसी करेगी, सब एक लाइन से काम करेंगे। आपके यहाँ थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंस था। आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जब शांति चाहती थी तो मुशर्रफ साहब ने कारगिल करवा दिया, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने अपना अलग राग बनाया, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी चली, कई डिप्लोमेसियां चली। लेकिन इस बार आर्मी के तरफ से पहला ऑफर आर्मी की तरफ से आया। आर्मी का स्टेटमेंट आने के बाद, फौज का आने के बाद फिर पॉलिटिकल लीडरशिप टो करती है। तो अब भारत को भी विश्वास हो गया है कि ये दोनों तरफ से जो है अब सही दिल से कहीं ना कहीं बिना लाग लपेट के कुछ बात हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप इसको बहुत पॉजिटिवली लेगी। हमारी आर्मी तो ऑर्डर की मोहताज, ऑर्डर के लिए रेडी रहती है, वो डटी हुई है। यदि उनको ये कहा गया कि डी एस्केलेट करो तो पाकिस्तान बॉर्डर में डी एस्केलेट करने के लिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। रही कश्मीर की बात, कश्मीर मैं कहता हूं इसको यदि ये दोनों ही देश मसला सॉल्व करें ज्यादा अच्छा है।
इसको आप जितना इंटरनेशनल बनाने का प्रयास करेंगे, बाकी देश मजे लेंगे। हमें सिर्फ आपके देश में आपके कुछ लोग हैं, हमारे देश में भी कुछ लोग होंगे जो पाकिस्तान के साथ नहीं चाहेंगे शांति। लेकिन उससे होता क्या है, उसमें हमारी यहाँ तो पॉलिटिकल लीडरशिप किसी की सुनती नहीं। मोदी साहब तो इसके लिए जाने जाते हैं, एक बार उन्होंने तय कर लिया तो वो वही करते हैं, और शांति वो चाहते हैं, ये पहले दिन से तय है। लेकिन कुछ बाहर के देश है, कुछ बड़े बड़े देश है हमारे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जो ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान की हमेशा ये बनी रहे, झगड़े बने रहे, क्योंकि उनके लिए एक आर्म्स का बहुत बड़ा मार्केट भी। हमें उन देशों को भी देखना है कि उनके अपने इंटरेस्ट के लिए वो अभी तक भारत पाकिस्तान को यूज करते आ रहे हैं, हमें उनके हाथ में यूज नहीं होना है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ मीडिया जो है, हमारा और आपका दोनों मीडिया को बहुत बहुत ही सिंसियरली इस बात को देखना होगा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखना होगा। यदि हमारे यहाँ मीडिया ये कहना शुरू कर दे कि पाकिस्तान कमजोर हो गया, पाकिस्तान ने घुटने टेके, पाकिस्तान ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप टीआरपी तो बटोर सकते हो, लेकिन आप दोनों देशों के बीच में संबंध ठीक नहीं कर सकते हो। ये काम मीडिया का नहीं। आपके यहाँ का भी मीडिया यदि आपकी सरकार पे टूट पड़े, आर्मी पे टूट पड़े भी, आपने क्यों घुटने टेक दिए और क्या जरूरत है, ये सवाल घुटने टेकने का नहीं है, ये सवाल देश की तरक्की का है। आपका देश तरक्की करना चाहता है, हमारा देश तरक्की करना चाहता है, क्यों नहीं आपका और हमारा जीडीपी एक हो, क्यों आपके यहाँ महंगाई ज्यादा हो और हमारे यहाँ कम हो। जब दोनों देश एक, मैं बार बार कहता हूँ डीएनए एक है, सगे भाई है दोनों देश, यहाँ की आवाम सगे भाइयों का, हम खून जांच कर ले तो डीएनए एक मिलेगा। कईयों की सब यहीं से गए हैं, आज भी कई लोग हैं जिनके सारे रिलेटिव्स और पूरा कुनबा यहाँ रहता है। प्रश्न ये है कि जब पाकिस्तान में प्याज बहुत महंगा होता है, पाकिस्तान में जब रोटियां महंगी होती है, तो कहीं ना कहीं दर्द यहाँ पे भी होता है। लेकिन क्यों ना स्थिति ऐसी हो कि पाकिस्तान में कोई जरूरत हो, एक फोन कॉल से यहाँ से बॉर्डर खुल जाए और सामान वहां जाए। हमारे यहाँ कोई चीज कमी हो, प्याज महंगा हो गया, 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान से ट्रक आए और हमारी यहाँ स्थिति संभाले। ये दोनों देश यदि साथ में मिलकर चले, तो मैंने उस दिन चीमा साहब के भी शो पे कहा था और मैं रिपीट करना चाहूंगा, पाकिस्तान और भारत ये 1 और 1 2 नहीं होंगे, और 1 और 1 11 होंगे। और ये जो ताकत है दोनों मुल्कों की मिलकर जो ताकत होगी, फिर वर्ल्ड की कोई ताकत नहीं है, फिर उसको उसके सामने नतमस्तक ना हो। दोनों देश पूरे विश्व को अपने एजेंडे पे ला सकते हैं, अपने हिसाब से उनके साथ डील कर सकते हैं। बाकायदा दोनों के दिल साफ हो, दोनों की मन साफ हो, और दोनों जो कुछ भी करे दिल से करे, दिखावे के लिए नहीं करे। यदि ये होता है तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान, इनकी तरक्की शायद आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे चली जाएगी। बिल्कुल। और सर उसके लिए हमें एक दूसरे के ऊपर मतलब डिफरेंट टाइप के आप देखते हैं कि हम ब्लेम लगाते हैं, बाज़ दफा ठीक भी होते हैं, समटाइम्स वो चीज ठीक भी होती है, लेकिन हम एक दूसरे को छोटा बनाना, छोटा बताना, वो छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा हमें बर्दाश्त लानी पड़ेगी पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ेगा कि भारत एक बड़ा देश है। लेकिन सर अभी 2021 में आप क्या देखते हैं कि जो कोविड के बाद का भारत है और पाकिस्तान है, तो हमारे दोनों देशों में आप जानते हैं कि हम चाहे खुशी में साथ ना हो, हम गमी में हमारे यहाँ जरूर जाया जाता है, जरूर साथ दिया जाता है। तो ये एक ऐसा टाइम गुजरा दोनों कंट्रीज में, बल्कि पूरी दुनिया में ही, लेकिन यहाँ पे कि दोनों जगह नुकसान हुआ कोविड की वजह से, हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी। तो अब आप समझते हैं कि इसको लेकर आगे चलेंगे तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी या इस तरह की कोई चीज ऐसी आ सकती है जिससे कि लोग थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करें एक दूसरे के बारे में, भारत भी पाकिस्तान को कोई छोटा और इस तरह की बातें ना बोले, ना समझे, और पाकिस्तान जो है वो भी जो है वो एक तरह से अच्छे टर्म्स की कोशिश कर, ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि करे, उस चीज को करके दिखाएं। देखिए आरजू जी, अभी एक फोटो छपा है भारत के कई अखबारों में। क्या हुआ कि एक शेर एक बाथरूम में घुस गया और वो निकल नहीं पा रहा था बाहर, और उसी जगह पे एक दूसरा जानवर भी, छोटा जानवर भी उसी बाथरूम में था। दोनों लॉक हो गए, वो लैच लग गया और रात भर दोनों उसी बाथरूम में रहे और दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं किया। सुबह जब दरवाजा खुला तो दोनों बाहर निकल गए। यही स्थिति कोविड ने सबकी की है, बड़ा देश हो या छोटा देश हो, दोनों एक ही नाव में सवार हैं। दोनों को पैसे की भयानक किल्लत है, और हमारी इकोनॉमी यदि हम सुधारना चाहते तो हमको ही सुधारना पड़ेगा, बाहर से आके कोई नहीं करेगा। यदि हम सुधारना चाहते हैं तो हमारे खर्चे हमको देखने होंगे, हम किस पे करते हैं। आपके यहाँ डिफेंस पे कितना खर्चा होता है, हमारे यहाँ कितना डिफेंस पे खर्चा होता है। वो डिफेंस के खर्चा यदि हम वेलफेयर पे करें तो आज के डेट में कितना फायदा हो सकता है दोनों मुल्क के, दो देशों का। हमारे यहाँ तो चलो हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारा देश बड़ा है,
तो हमारे यहाँ चल जाते हैं। हमारे यहाँ परसेंटेज जीडीपी इतना ज्यादा है कि थोड़ा परसेंटेज में भी डिफेंस के खर्चे निकल जाते हैं। आपके यहाँ जीडीपी इतना कमजोर है कि थोड़ा डिफेंस का खर्चा बढ़ते सी सारे आपके कैलकुलेशंस खत्म हो जाते हैं। भारत सभी दृष्टि से मदद करने को तैयार है। भारत ने कभी पाकिस्तान को दुश्मन माना ही नहीं, पहले दिन से। मतलब यदि पहला आप देखिएगा, जब दोनों देशों में जब डिवीजन हुआ, दोनों देशों में जब तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान बनेगा, तो कश्मीर पे पहला हमला जो हुआ है उधर से हुआ है। ये तो डिफेंड करने में लगे। प्रश्न वो नहीं है कि कौन किधर गया, हम इतिहास में भी नहीं जाए। जब जब हम इतिहास में जाएंगे, हम जख्मों को कुदेरेंगे और फिर नई बातों पे बात ही नहीं होगी। अब नए फ्रेश कैनवास पे बात करनी होगी। तो फ्रेश कैनवास के बात करने के बाद यदि शांति चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो कार्रवाई है, जो आपके यहाँ भी आप जानते हो, हम नहीं कहते, पूरा वर्ल्ड कहता है कि कैसा आतंकी आपके यहाँ जो कट्टरवादी लोग हैं वो आतंकियों को कैसा पनाह देते हैं और कैसे आतंकी फिर उसका अंडू एडवांटेज उठाते हैं। आपके यहाँ अमेरिका भी परेशान है, सभी देश परेशान है। क्यों पाकिस्तान को कहते हैं? हमको बुरा लगता है। हम हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे भाई हैं। यदि हमारे भाई को कोई आतंकी कहे तो मुझे तो दर्द होगा ना। तो हम चाहते कि इस छवि से हम बाहर निकले। क्यों हम ग्रे लिस्ट में रहे? हम ग्रे लिस्ट के बाहर निकले। हम बिल्कुल डेमोक्रेसी को दे और शांति और अमन करें। जिस दिन बेरोजगारों के हाथ में नौकरी आ जाएगी, जिस दिन बेरोजगारों को तरक्की दिखेगी, कोई गन नहीं उठाएगा। ये कोई पागल नहीं है गन उठाने के, क्योंकि उनको मालूम है जो हथियार वो उठाते हैं उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल में कहीं ना कहीं उनको लोग कहे जन्नत मिलता है, स्वर्ग मिलता है। कोई किसी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन जाना तय है। ये जो जन्नत है, जो हम जिसको, ये जो हमारी जो जहां हम रह रहे हैं, इसको यदि हम जन्नत बनाए तो कौन उस जन्नत की राह में कहीं चला जाएगा। इसलिए जॉब्स चाहिए। जब भी जॉब्स नहीं होते तो हमारे यहाँ पे भी जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, नक्सलवाद बढ़ता है, कई चीजें बढ़ती है। ये बढ़ोतरी तब होती है जब आपके पास बेरोजगारी। हमारे यहाँ कोविड की वजह से भी बेरोजगारी हो गई। हमारे यहाँ लगातार आत्मनिर्भर भारत से लेके मेक इन इंडिया, ब्रेक, तमाम चीजें पॉलिसीज हो रही है। इतना जबरदस्त पैकेजेस दिया जा रहा है कि आप नौकरियां दो, आप कैसा भी करके काम करो। आपको काम करना है, आप बैंक में जाओ, आप पैसा लो, बैंक से काम करो। लगातार प्रेशराइज कर रही है सरकार ताकि लोगों के पास पैसा जाए तो लोगों को लगे। आप हमारा यदि बजट देखेंगे तो मेरा इस बार बजट 9.5% डेफिसिट है। 3.5% पे बनाना रिपब्लिक पे जाता है आदमी, 4% हो जाए तो 9.5% का रिस्क लिया सरकार ने। वो सिर्फ इसलिए लिया कि नौकरियां पैदा करनी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बेरोजगार भी वैसे ही करे जो बाकी देशों के बेरोजगार करते हैं, हाथ में शस्त्र लेके फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाए। आपके यहाँ, हमारे यहाँ कसाब आया था। आप मुझे बताइए, उस कसाब को यदि वहां अच्छी जॉब मिलती, उसका परिवार होता, वो पत्नी, बच्चों का एजुकेशन, अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ के क्यों आता? कतई नहीं आता। लेकिन जब रोजगारी नहीं है, भूखा मरने से अच्छा वहां जाके मरे, इस सोच में लोग आते हैं। क्योंकि जब यहाँ जेल में वो इतने दिन था फांसी जाने के पहले, और तमाम बातें जो लोगों से की उन्होंने, कई पत्रकार मिले उनसे जब बातें की, तो वाकई मतलब कसाब को जब फांसी दी गई तो आधा देश भी रोया होगा भारत। ये बच्चा किसके कहने में आ गया? ठीक है, उम्र है मरने की, ये हुआ है। कसाब कोई जिहादी ऐसा नहीं था, उसको बनाया गया। ये तमाम ये जो आपको क्रॉप मिलते हैं ना, ये तब मिलते हैं जब आपके यहाँ ये नहीं होती। हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर में आरोप लगते हैं 370 खत्म किया जम्मू कश्मीर को आपने, लेकिन हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में भी यदि हमारे पास स्टेट प्लेयर्स मिलते हैं, वो सिर्फ स्टेट एक्टर्स इसलिए मिलते हैं कि बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज थी आज हाशिए पे है। वहां जिला परिषद की इलेक्शन हो गए, कहाँ है वो लोग? इंडिपेंडेंट लोग वहां जिला परिषद के अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, जिला पंचायत के। क्यों? कि जो ट्रेडिशनल वहां पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सिवाय करप्शन के कुछ नहीं करती थी। आज वहां यूनिवर्सिटीज खुल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वहां जॉब मिल रही है। आज लोग व्यापार करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। आज वहां पे जो जम्मू कश्मीर का केशर था, वो बाकी लोगों को जो प्रोटेक्शन मनी दे के मार्केट में आता था, कई गुना उसकी कीमत थी। आज फार्मर्स को कीमत ज्यादा मिल रही है और ग्राहकों को भी कम कीमत में केशर मिल रहा है, क्योंकि जो बीच में एक्सटॉर्शन वाले थे वो गायब हो गए। ऐसी तरक्की हर मुल्क कर सकता है, क्योंकि ये करना ही होगा कहीं ना कहीं। वो सही था या गलत था, आने वाले 10 सालों में ये दिखेगा। यदि कश्मीर एक ऊंचाई पे पहुंच गया, एक ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो गया, यदि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, ये तमाम चीजें होने के बाद फिर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि आपने किया, ये गलत किया या सही किया। और गलत हुआ तो फिर गलत तो होगा ही, सारी दुनिया देखेगी। ऐसे ही प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है। मैं ज्यादा आश्वस्त हूं बाजवा साहब के बोलने से,
क्योंकि मैं उनके बोलने को ज्यादा तवज्जो देता हूं एक विश्लेषक होने के नाते। लेकिन जब करतार कॉरिडोर खुल गया तभी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आर्मी इस टोन पे जा रही है। करतार कॉरिडोर बगैर आर्मी के परमिशन के खुल नहीं सकता था। करतार कॉरिडोर खुलने के बाद हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां स्मगलिंग होती, वहां से ड्रग आना शुरू हो जाएंगे, वहां ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी सरकार ने नहीं माना। हमने कहा कि पाकिस्तान ने जेस्चर दिखाया, बिल्कुल खोल दिया जाए करतार कॉरिडोर। और आज दोनों देशों के बीच में एक रास्ता तो खुल गया, भले ही दर्शन के लिए हो, भले ही गुरुद्वारा जाने के लिए हो। ऐसे रास्ते खुलने चाहिए, पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो परसेप्शन है वो बनाना चाहिए। हमारे यहाँ परसेप्शन काफी चेंज हो गया है और वो चेंज दिखता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगह चुनाव जीत रही है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी को मैसिवली हार का भी सामना करना पड़ रहा है। क्यों कि एक ही नरेशन बार बार नहीं चलता। पाकिस्तान को दुश्मन बना के आप बार बार नहीं चुनाव जीत सकते। और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, भारत और कश्मीर को कब तक बेचोगे? अब 21वीं सदी में देश है, इंटरनेट का जमाना है, सारी दुनिया देखती है। 2 मिनट के डिस्टेंस पे पता पड़ता है कि दिल्ली में क्या हो गया। आज उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ जो तबाही मची है, उसकी मुझे लगता है तस्वीरें जितने जल्दी मेरे पास आ गई, आरजू जी उसके आपके पास आ गई होगी। मेरी तरक्की भी आपको दिखती है, मेरी बर्बादी भी आपको दिखती है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आपके यहाँ का भी युवा चाहता है कि क्यों नहीं भारत के जैसी तरक्की करे, और यदि वो करे तो शांति और अमन चाहिए। और इसके लिए आर्मी ने पहली बार, दोनों देशों का जन्म होने के बाद पहली बार बाजवा साहब ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम उसको टो करती है। तो मैं उसको मानता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेटमेंट को हमेशा आपने इस शो पे इस बात पे हमेशा झगड़े हुए हैं, चिकचिक हुई है, हम बहुत एग्रेसिव बोले हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कहा कि हम बात करें तो किससे करें, क्योंकि जिससे बात करें उनका वजूद नहीं होता और जिनका वजूद है वो बात नहीं करते। इस बार जिनका वजूद था उन्होंने बात की, इसलिए उनको मैं सैल्यूट करता हूं और मैं इस बात से आश्वस्त हूं। यदि वहां से शांति का प्रस्ताव आता है तो फिर शांति का प्रस्ताव तो हमारी तरफ से तो दोनों हाथ खुले हैं। रही कश्मीर की बात, कश्मीर ये समस्या पीछे रखी जाए, बाकी तरक्की हम करेंगे तो कश्मीर की समस्या भी एक दिन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। आरजू जी आप भी है, हम यही हैं। यदि भारत और पाकिस्तान का जीडीपी एक सरीका हो गया, आप देख लीजिएगा, उसके बाद ना आपके यहाँ कोई कश्मीर पे बात करेगा ना हमारे यहाँ कोई कश्मीर पे बात करेगा। कश्मीरी भी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी खुश रहेंगे। जब अच्छा खासा चल रहा है तो कौन तकलीफ में आएगा? हाँ, 2-4 लोग होंगे जिनकी दुकानें दुकानें हमारे यहाँ भी चलती है, दुकानें आपके यहाँ भी चलती है, वो दुकानों में ग्राहक नहीं होंगे तो बंद हो जाएगा। सर इस तरह के लोग तो हर जगह आप जानते ही हैं कि कुछ अच्छा हो रहा हो तब भी लोग जो है वो कुछ ना कुछ बुरा बोलते हैं, तो उनका वो चलता रहता है, चाहे वो किसी को पर्सनल लेवल पे बात करें, चाहे किसी कंट्री को बोलें। तो लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है, वो लोग ज्यादा होते हैं जो अच्छी बात कर रहे होते हैं, जो अच्छा सोच रहे होते हैं। सर यहाँ से अगर हम बात करें मीडिया की, जैसे आपने कहा कि फौरन न्यूज आ जाती है, आज सुबह को मैंने भी बिल्कुल मैंने न्यूज देखी आपके यहाँ जो हुआ आज, बहुत अफसोस हुआ और बहुत लेकिन उस चीज को रोका नहीं जा सकता जिस तरह से वो कुछ हुआ है। और जो लोग वहां रहते हैं, जो उसके नजदीक रहते हैं, आई विश के वो सब लोग महफूज हों, क्योंकि सुबह जब मैं देख रही थी तब तक न्यूज उसी वक्त आई थी तो वो सब कुछ चल रहा था, सब पता नहीं लगा था, लेकिन बहुत अफसोस हुआ है। आरजू जी यहाँ पे भी थोड़ा सा मीडिया का ही रोल मैं समझता हूँ। हालांकि वो जो ग्लेशियर टूटा उसमें मीडिया ने नहीं तोड़ा होगा, लेकिन हम हमेशा हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान भारत और बाकी चीजों पे और एक्टर्स क्या करते हैं और कौन सा एक्टर कौन सी एक्ट्रेस के साथ हॉलीडेज पे गया, इस पे तवज्जो देने के बजाय यदि हम थोड़ा एनवायरनमेंट की बात करें, ये सब एनवायरमेंटल डिजास्टर्स है, ये सब एनवायरमेंटल डिजास्टर्स है। जब हम नेचर के खिलाफ काम करते हैं, सर हमारे लोगों का तो यह हाल है, सर हमारे लोगों का तो यह हाल है कि अगर आप एनवायरनमेंट के ऊपर शो करें तो लोग देखते भी कम है, हमें व्यूज ही नहीं आते, लोगों को पसंद ही नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बैशिंग ही देखना पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है आरजू जी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। पॉजिटिव शोज भी बहुत चलते हैं, पॉजिटिव खबरें भी देखी जाती, आप अच्छी खबरें दो, पॉजिटिव खबरें दो, आप एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस बताओ। मेरा मैं एक पोर्टल पे रोज एक शो करता हूँ, लाइव रहता है मेरा, पॉलिटिकली योर का शो खड़े, मैं मंडे पॉजिटिव करता हूँ, वो एनवायरनमेंट पे भी होता है। जो लोग सरकार के बगैर मदद के जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ और उसको सबसे ज्यादा देखने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि देश में अच्छा भी तो हो रहा है।
सुबह आप न्यूज देख नहीं सकते, आज अखबार नहीं खोल सकते, अखबार खोलते से यहाँ डकैती हो गई, वहां 3 लोग मारे गए, इसने इसका रेप किया, इसके सिवा क्या खबरें, इस पार्टी ने ऐसा बोला, ये आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन हो रहा है। कोई एक सकून की खबर यदि बीच में आ जाती है कि इस बंदे ने 4 लोगों को मिलके पूरे कोविड पीरियड में एक 4 गांव के स्कूल जिंदा रखे, वहां लगातार क्लास देता रहा, वो गांव से आया हुआ था, आईआईटी कर रहा था, उसका कॉलेज बंद था तो उसने गांव के स्कूल्स बंद नहीं होने दिए। एक पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज यदि हम दे, आप भी एनवायरमेंट पे शो करिए, देखिए लोग जुड़ते जाएंगे। पहले दिन आपको वो व्यूवरशिप नहीं मिलेगी जो तू मैं करने वाली हो। आज मैं और आप यदि इस देश के अमन और शांति के लिए बात करेंगे तो आज का भी हमारा रेटिंग ज्यादा नहीं होगा, देखने वाले कम ही होंगे। यदि आप उधर से कहती कि आपकी औकात कैसी होगी और आपने हिम्मत कैसी कर दी, तो मैं कहता था कि अर्जुन जी आप तमीज में रहिए, आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं। जब हम बहुत आपस में झगड़ा करते तो देखने वालों को भी मजा आता। ये तो समाज है, या सांप और नेवले की लड़ाई देखने के लिए डमरू बजाओ, आज भी लोग इकट्ठा होते हैं। नहीं सर, बिल्कुल मैंने एनवायरनमेंट पे शोज किए हैं, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि उस पे जो है वो कम ही रिस्पांस आया, लेकिन मैं करती रहती हूँ एजुकेशन पे भी, एनवायरनमेंट पे भी। सर मीडिया की अगर हम बात करें तो आपके ख्याल से मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल है ये सारी टेंशन जो पाकिस्तान इंडिया की है उसको बढ़ाने में या उसको कम करने में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं मीडिया को इसमें बहुत ज्यादा ये देता हूँ। हमारा मीडिया तो कई बार ऐसा रिपोर्टिंग करता है जैसी ये जो फिक्शन लिखे जाते हैं ना, जो एक्शन फिक्शन, वैसे बिल्कुल फिल्मों की स्क्रिप्ट, इनको सबको स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए फिल्मों में भेज देना चाहिए। यदि भारत पाकिस्तान की रिपोर्टिंग भी करनी होगी तो इनको ये गन और राइफल का फर्क नहीं मालूम, इनको बंदूक दिखाई जाए तो पता नहीं पड़ेगा किस मेक की है। ये कभी गए नहीं होंगे बॉर्डर पे, लेकिन रिपोर्टिंग और बात ऐसी करते हैं कि जैसे बिल्कुल ये तलवार लेके खड़े हैं और सामने से इमरान खान आए तो गर्दन उतार दे, इस लैंग्वेज में बात करते हैं। ये रिपोर्टिंग नहीं होती। इन सबको सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो रिपोर्टिंग हुई है वो रिपोर्टिंग देखनी चाहिए। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में रिपोर्टिंग कैसी होती है वो करनी चाहिए। आप वृत्तांत बताइए, आप फौज में क्या हो गया बताइए, आप वीर रस संचार करके। बस अभी ये की रह गया कि हमारे एंकर्स कल से आर्मी के ड्रेस में बैठना बंद शुरू कर दे तो आश्चर्य नहीं। सर हमारे बैठ चुके हैं, हमारा एक चैनल है उस पर बैठ चुके हैं, मैं आपको भेजूंगी वो क्लिप। उन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी एंकर्स ने और वो बैठ के ऐसे बता रहे थे जैसे वो वहीं बॉर्डर पे खड़े हुए और सब कुछ देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये होता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अरे मुंह तोड़ क्या जवाब दिया जाएगा? अब तुम्हारे घर में तुम्हारी खुद के प्रॉब्लम है, तुम्हारी तनख्वाह क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिवार क्या है। लेकिन इसलिए ज्यादातर उनको अच्छा इससे होता है क्या, पब्लिक परसेप्शन बनना शुरू होता है, उससे राजनीतिक दल डरते हैं। अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया। अब ये शुरू हो जाएंगे कि घुटने टेक दिए है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई। अरे औकात समझ में क्या आ गई? वो शांति का प्रस्ताव देना चाहते हैं, उसको नमस्ते करो, भाई है अपना। जब वो फिर तकलीफ देगा तो फिर तकलीफ तो होती है आपको। फिर आप बार बार कह रहे कि हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? यदि उसने चालू कर भाई, पाकिस्तान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी आतंकी गतिविधियां तो चली रही थी, हमारे यहाँ ब्लास्ट हो ही रहे थे, तो ये लगातार आरोप लगते ही रहते हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि सोचना। लेकिन मुझे एक बात मेरे वजीर आजम के बारे में मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, वो मीडिया के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता। उनका एक खासियत है, वो जब मुख्यमंत्री थे तब से, वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के तब से, वो मीडिया को तवज्जो नहीं देते, वो अपने हिसाब से चलते हैं। यदि मीडिया में बहुत ज्यादा आ गया कि फला फला आदमी मंत्री बन रहा है तो समझ लेना वो मंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहेंगे कि जब मीडिया में छपवा रहे हो तो मैं तुमको दिखा दूंगा तुम क्या बनते हो। तो वो इस मामले में वो अपने दिमाग से चलते हैं और शांति उनको चाहिए। और मैं बता रहा हूं, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि भारत पाकिस्तान की शांति को भी वो पॉलिटिकली कैश करेंगे। भारत इसको भी पॉलिटिकली कैश करेंगे कि देखो मैं आया हूं, मैं गया लाहौर गया तो आपने बहुत गालियां दी मुझे, बहुत भला बुरा कहा, देखिए मैं लाहौर गया, उसकी परिणति है कि आज हम शांति स्थापित कर रहे हैं। वो हर चीज को कैश करें। तो हमारे यहाँ मीडिया को, लेकिन आपके यहाँ मीडिया कितना इसको लेता है? हालांकि मैं लगातार कहता हूं कि बाजवा साहब के स्टेटमेंट के बाद जो आपके यहाँ जो स्पोक्स पर्सन है आर्मी का, उसने जो क्लियर किया, उसको भी मैंने बोला कि बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। कितना भी कमजोर देश हो आरजू जी, कितना भी कमजोर देश हो, उस देश की आर्मी कमजोर नहीं होती। उस देश की आर्मी की ताकत कम हो सकती है, उस आर्मी के पास हथियार कम हो सकते हैं,
उस आर्मी के पास नंबर कम हो सकता है, लेकिन मर मिटने का जज्बा उतना ही होता है जितना किसी दूसरे देश के पास होता है। यदि भारत में फौज शहीद होने के लिए बॉर्डर पे है, तो पाकिस्तान की फौज बिरयानी खाने के लिए बॉर्डर पे नहीं बैठी, वो भी शहादत देने के लिए बैठी। शहादत आपके यहां भी हुई है। तो जब वहां से स्टेटमेंट आया कि हम ये कह रहे हैं, इसका मायना हमें कमजोर ना समझे, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तत्पर है। मैंने बोला उसको भी सैल्यूट कर। कौन सेनापति कहेगा कि भाई मुझे डर लगता है? और तो फिर सेनापति क्या हो गए? वो तो अपने देश को पहले सबसे पहले कहेंगे हम ये बात कहते हैं। वही नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अरे मैं गया लाहौर भाई, शादी में चला गया, तो मैं क्या कमजोर हो गया क्या? आपस में बैठते भाई साहब भतीजे कहते, वो चाचा कहती है, तो भाई गया तो क्या हुआ? ऐसी क्या गड़बड़ हो गई? सर अभी मैं कहाँ कमजोर हो गया? सर अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल है कुछ मंथ्स पहले कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या चीज थी, लेकिन ना कोई टैंक दिखा रहे थे इंडियन टीवी पे पाकिस्तान का, और वो उसके पास ब्लास्ट हुआ, तो वो फौजी जो होते वो भागे, तो वो शो में मुझे कहने लगे कि देखे आपके फौजी तो भाग जाते हैं। मैंने कहा अगर इस तरह कोई ब्लास्ट होगा तो चाहे कोई इंसान हो या जानवर हो वो वहां से भागेगा, एक फितरत है इंसान की। अगर यहाँ पे मैं बैठी हूँ, इधर कोई ब्लास्ट हो जाए तो मैं उठ के हटूंगी नहीं वहां से। तो वो हम इन चीजों को लेकर और हम एक दूसरे के ऊपर शुरू हो जाते हैं। इसमें एक बेहतरीन उदाहरण है, मैं आपको आज दे दूं। उदाहरण यह है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ बहुत पूजे जाते, विष्णु का अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने गीता बताई। विष्णु जितने 11 अवतार है उसमें सबसे बड़ा अवतार भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है। उनको रणछोड़ दास ही उनका नाम है। उनका एक नाम रणछोड़ दास भी, क्योंकि एक जगह युद्ध में वो भागे थे, रण छोड़ के भागे थे। लेकिन रण छोड़ के इसलिए नहीं भागे थे कि वो डर गए, इसलिए भागे थे कि फिर से आके वार करने के लिए। किंग कोबरा जब अपना हुड खड़ा करता है तो पीछे जाता है, वो डरता नहीं है, वो अपने जो उसका शिकार होता है उसको स्ट्राइकिंग रेंज में लेता है। तो यदि कहीं ब्लास्ट हो तो वो सैनिक जो है बेचारा, वो इसलिए भागा क्योंकि उसको वहां छुप के बच के फिर से आक्रमण करना। वो बैग लेके घर नहीं भागा। अच्छा, जब मैंने ये कहा ना सर, मैंने ये कहा कि हर आर्मी में ये ट्रेनिंग भी होती है कि आपने अपने आप को कैसे बचाना है। उन्हें ये नहीं कहा जाता कि ब्लास्ट हो, गोलियां चले तो उधर खड़े रहो, का बताया क्या होता है कि आपने कैसे, आपने लेट जाना है, आपने किसी चीज के पीछे छुप जाना है। तो जब मैंने ये कहा तो कहते देखे आरजू कह रही है कि ना इनकी फौज को भागने की ट्रेनिंग दी जाती। मैंने क्या कहा, क्योंकि जिसने ये बोला, देखो आरजू जी, जिसने ये बोला उसको आर्मी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो सैनिक स्कूल में हुआ। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्था है डिफेंस की, वहां के लिए मैं 67 कोर्स में सिलेक्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम दिखाई उन्होंने मेडिकल में, तो मैं जा नहीं पाया। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई है उस ट्रेनिंग के दौरान हमको पता है सबसे पहले अपने आदमियों का बचाव, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी जिंदगी बचाओगे तो आप बचोगे, तो आप कुछ कर पाओगे। यदि आप नहीं बचोगे तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। शहादत होना ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप अपने आप को बचा के देश की रक्षा के लिए, क्योंकि एक सैनिक पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होता है उसको सैनिक बनाने में, यूं ही नहीं जाया जाता। वो बच के फिर से वापस स्ट्राइक कर सकता है। वो फौज छोड़ के भागा नहीं। फौज छोड़ के भागने वाले अलग हो जाते हैं, ऐसे हर फौज में होते हैं। 100-150 तो हर फौज में हर साल पता ही पड़ता है कि जो गायब हो गया, छुट्टी पे गया, आया ही नहीं, वो भगोड़े है। ये भगोड़े नहीं है। यदि आपने 4 फीट पीछे गया, 2 किलोमीटर पीछे आके फिर रणनीति करके स्ट्राइक किया, ऐसे हमारे यहाँ तो छत्रपति शिवाजी का नाम पूरा देश लेता है। वो तो गोरिल्ला वॉरफेयर में रहते थे, वो तो हमेशा छुप के ही मारते थे, और जंगलों में, पहाड़ों में, पेड़ के ऊपर बैठ के उनके सैनिक आक्रमण करते थे। अब आप उनको पता कि सामने लड़ने की औकात नहीं थी, इसलिए छुप गया, लेकिन उन्होंने एक पूरा इतिहास बनाया। तो ये जिनको वॉरफेयर के बारे में बिल्कुल पता नहीं, जब ये ऐसे लोग बैठेंगे तो मूर्खतापूर्ण बात सुनने में और फिर उस पर हंसी आ सकती है और कुछ नहीं हो सकता।
सर मैं तो यही चाहूंगी कि दोनों जगह, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, दोनों जगह के फौजी हो, चाहे जो बॉर्डर पे स्पेशली जो एलओसी पे जो खड़े हुए होते हैं, वो हिफाजत से रहें, क्योंकि वो भी किसी की फैमिली के मेंबर हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, उनको भी जो है वो जिंदगी जो है वो जीने को मिले। बहुत अफसोस होता है मुझे जब मैं एलओसी पे वायलेशंस का सुनती हूँ और फिर पता लगता है कि यहाँ या वहां पे किसी किस्म की डेथ्स हुई हैं, तो बहुत अफसोस होता है, चाहे वो भारत के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, इंसान तो है ना सर। इंसान है। और दूसरी बात, वो कोई कोई वो अपने देश के डिफेंड करने में मरा ना, वो अपने ड्यूटी पे डेथ हुई उसकी ड्यूटी पे शहादत होना बहुत बड़ी बात। आज जी मैंने मेरा क्लासमेट खोया है कारगिल में आतंकियों से लड़ते हुए, जिसने पूरा स्कूली एजुकेशन एक डेस्क पे बैठ के हमने पढ़ा है, मेजर प्रदीप ताथोड़े। कारगिल में डेथ हो गई। सारा परिवार, सारा देश उसके परिवार को संभालने के लिए है, लेकिन उनके बच्चों को पूछो, जो पिता की कमी है वो कोई पूरी नहीं कर पाएगा। पैसा, ओहदा, समाज में इज्जत, सब कुछ अपने जगह पे है। बच्चों को पिता नहीं मिलेगा, पत्नी को पति नहीं मिलेगा, बाप को बेटा नहीं मिलेगा। मैं हर उसके बर्थडे पे पूना जाता हूं, फंक्शन में उसके माता पिता के साथ बैठता हूं, लेकिन मैं उसकी पूर्ति मैं नहीं करता। तो वो दर्द मैं जानता हूं। ऐसा दर्द पाकिस्तान में भी होता होगा। ये दर्द भी हमको कम करना है, शहादतें कम करनी है, डेड बॉडीज कम करनी है। और इसीलिए ये शांति का प्रस्ताव मैंने जब आर्मी से आया बाजवा साहब से, तो मैंने बोला बात बहुत बढ़िया हो गई। पहली बार आर्मी ने कहा है, पॉलिटिकल लाइन उसको लेती है, कश्मीर को पीछे छोड़िए, कश्मीर का जिक्र ही मत कीजिए। देख लीजिए कैसा शांतिपूर्ण काम हो जाता है। और 10 साल 5 साल रुकते आरजू जी, सिर्फ 5 साल। आपको कोई कश्मीर की बात करे तो हमारे यहाँ कश्मीरी उठ के खड़े हो जाएंगे, हमारी बात करने वाले आपको। हम सुखी है क्योंकि अब उनको पता पड़ गया है कि जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके लिए खर्चा हो रहा है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई सिस्टम ही नहीं था, 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां पे, दोनों ने मिलकर लूटा है। और इस बार चुनाव में लोगों ने उनको दिखा दिया तुम साइड पे हो जाओ। श्रीनगर में अभी एक इंडिपेंडेंट छोटे छोटे जो आउटफिटेड लोकल लोग हैं वो अध्यक्ष बने हैं वहां पे, और बड़ी पार्टियां ध्वस्त हो गई है। लोगों ने वहां दिखा दिया है कि हम हमारे बीच में से लीडरशिप लाएंगे, आपकी जरूरत नहीं। तो एक नया डेवलपमेंट होता है। पुरानी चीजों को कब तक रोते रहेंगे? बिल्कुल। मैं बार बार कहूं कि पाकिस्तान से लाशों से भरी हुई ट्रेन आई थी, उसको कब तक, अब 70 साल हो गए ना भाई, 75 भी मनाने जा रहे हैं। 75 साल के बाद भी मैं उसी ट्रेन को लेके रहूंगा तो तरक्की कब करूंगा? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आई विश के दोनों जगह अमन हो। और मेरी ये बात लोगों को, मेजॉरिटी को पसंद नहीं आती और हमें अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि भारत में भी लोग खुश रहें, अमन से रहें, सुकून से रहें, और पाकिस्तान में भी इसी तरह से हो, और हमारे जो है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़े से सही लेकिन बेहतर टर्म्स हो सके। जैसे आपके अक्सर पैनलिस्ट रिजेक्ट कर देते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हर चीज पॉसिबल है। अभी ना सही, 10 साल बाद सही, कुछ ना कुछ होगा जो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। सो थैंक यू सर, थैंक यू।